सो लास्ट क्लास में हमने देखा था VACPR थ्योरी और VBT थ्योरी के कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वहाँ से अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लास्ट क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर जब हम एटम की बात कर रहे होते हैं तो उसके जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन देते हैं बॉन्डिंग बनाने में, बेसिकली बॉन्डिंग तभी होती है जब ओवरलैपिंग पाई जाए, और ओवरलैपिंग पाया जाने का जो फिनोमिना है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कंसिडर होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मीन्स एटम्स के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम आगे सीरीज़ में देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसको हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर उसको हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट इसका फर्स्ट पोस्टुलेट लेकर के चलता हूँ, जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करती हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, किसके द्वारा ये दिया गया था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू दी पॉलिंग, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल A है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल B है, टोटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए, तो बनने वाले नए एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो होंगे, AB प्लस AB, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मली बोल सकते हैं। पॉलिंग के अकॉर्डिंग, पॉलिंग ने हमें ये बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के नए सेट जनरेट करेंगे। अब इक्विवेलेंट नंबर का क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन देते हैं तो दो ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे इंटरमिक्सिंग वाले। अगर आपके तीन पार्टिसिपेशन देंगे तो तीन ही एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे इंटरमिक्सिंग के बाद। तो बेसिकली अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। कहने का मीन्स ये हुआ कि ये जो A और B दो ऑर्बिटल में अगर कंसीडर कर रहा हूँ जो आपस में इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ या तो आपस में इक्वल होंगी या फिर इनके एनर्जीज़ में बहुत कम, बहुत स्लाइटली, बहुत हल्का सा डिफरेंस पाया जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उन ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है जिनकी एनर्जी या तो आपस में इक्विवेलेंट हो, जिनकी शेप आपस में ऑलमोस्ट एक जैसी हो, अदरवाइज शेप डिफरेंट चल भी सकती है, डिफरेंट हो भी सकती है, लेकिन एनर्जीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो इंटरमिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज़ नियर अबाउट सेम वाली होती है, शेप भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो आपस में जब इंटरमिक्स होते हैं तो उनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा तो ये रिजल्ट बना करके हमें देते हैं नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट उसी एनर्जी के इक्वल होती है जितनी एनर्जी के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। इनकी शेप ऑलमोस्ट वैसी ही पाई जाती है जैसी कि शेप वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस और दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies so that to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals। अगर हम फीचर्स की बात करें हाइब्रिडाइजेशन के, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें कि और कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कराते हैं, तो सबसे पहली ये चीज़ कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। लाइक अभी एग्जांपल में बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि एक एटम ए है, एक एटम बी है, एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके, ये दो मैंने लिए हैं, तो बनने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो ही होंगे, ए बी प्लस ए बी, और ये सेम ही बनते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है इक्वल होती है, इनकी जो शेप होती है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। अगर बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, शेप भी एक जैसी है, इक्विवेलेंट है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जनरेट हो रहे हैं दोनों, इनकी शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जी एक जैसी है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स,
ये दोनों आपस में इतने स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे जितने स्टेबल बॉन्ड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। सेलिएंट फीचर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं 3 पर बेस्ड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिलर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये 3 पॉइंट्स वहाँ पर एग्जामिनेशन में लिखने होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। कभी भी कहीं पर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन की फिनोमिना चल रहे हों या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा हो या इंटरमिक्सिंग हो रही हो तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि मैंने क्या कहा कि बॉन्डिंग हमेशा वो वाले ऑर्बिटल्स करते हैं जिनको स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है, जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, यानी हम कह सकते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देते हैं। तो ये काम वही है, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जो आपकी वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके एटम ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं या हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जितने भी ऑर्बिटल्स जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो, यानी कि अगर हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए सपोज एक एटम का s ऑर्बिटल जाता है, एक एटम का p ऑर्बिटल जाता है, तो ये जो दो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन दे रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो भी यही दोनों जाएंगे और नया एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp और sp। क्योंकि अभी हमने देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर always equal to the number of that orbitals which are participating in the hybridization process। तो एक ऑर्बिटल s दे रहा था, एक ऑर्बिटल p दे रहा था, टोटल थे 2 ऑर्बिटल, दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर देंगे sp और sp, जिनका अमाउंट ऑफ एनर्जी और शेप क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट वन इज कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इसेंशियल। जो ये प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रमोशन का मतलब होता है एक्साइट करना, इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेजना। इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा इसेंशियल नहीं है। हमेशा बस आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन दे सकता है या नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकता है कि नहीं बना सकता। यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखनी है, वो अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पर रह करके भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, लेकिन वो केवल तब पॉसिबल होगा जब उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी हो और उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हों, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ब्लैंक पड़े हों या खाली पड़े हों, अनपेयर्ड पड़े हों। नेक्स्ट वन इज हाफ फिल्ड और इवन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। या तो आपकी वैलेंस शेल, मान लीजिए सपोज मैंने कहा p ऑर्बिटल उसमें खाली आ रहा है, एक वैलेंस शेल मैंने कंसीडर करी जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये p में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये कैसी हो गई, हाफ फिल्ड हो गई, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दे सकती है। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे एक और ये चौथा इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वाला हमने बनाया इवन फील्ड ऑर्बिटल बन गया है, तो क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फील्ड्स हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें 3 p में 3 मैंने कंसीडर किए थे, जिसके अंदर केवल क्या आ रहा है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला प्रोसेस आ रहा है। तो ये दोनों ही टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, जैसे कि p में 5 आ जाएँ, अब p3 को p5 से कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हाफ फील्ड है बिल्कुल, इसके पास जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं फुलफिल्ड उसके अंदर, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन देगा। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि 3 ऑर्बिटल्स थे लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं देने वाला है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। अब हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं बॉन्डिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर, कि बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं या बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन का, जब ये इंटरमिक्स होंगे तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इक्विवेलेंट एनर्जी के और इक्विवेलेंट शेप के।
तो एनर्जी डिपेंड करेगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर जो पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। sp आपस में इंटरमिक्स हुए तो sp एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसे ही ये sp एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन दिए हैं? 2। तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने रहने वाले हैं? 2 रहने वाले हैं। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि जब sp आपस में इंटरमिक्स हुए तो बने क्या? sp और sp बने। टोटल जो परसेंटेज होती है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की वो होती है 100%। इस 100% में 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन देते हैं, एक s एक p। तो इसका मतलब ये हुआ कि s भी 50% प्रेजेंट होगा और p भी 50% प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि इस sp हाइब्रिडाइजेशन में जो s% करेक्टर होता है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट दी s% करेक्टर। तो s% करेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर कितना हो गया? 50% हो गया, क्योंकि s भी और p भी नंबर में इक्वल हैं। दोनों ने इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ, इक्विवेलेंट शेप के साथ, इक्विवेलेंट नंबर के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जनरेशन की है, जिनको हम हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। p% करेक्टर की बात करूँ अगर साथ ही साथ यहाँ पे p% करेक्टर, तो वो भी कितना है? 50% ही है। अब दोनों ही इक्वल हैं अमाउंट में, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। इसकी शेप कैसी पाई जाएगी? लीनियर पाई जाएगी। यानी इसके पास कोई भी ना तो s के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना p के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? नेग्लिजिबल करेंगे। उनके दोनों के जो डाइपोल मोमेंट होंगे उनको 0 बनाएंगे, उनका रिजल्टेंट 0 करेंगे और ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। जब शेप लीनियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी, तो उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाएगा डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? पहले आप हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे, कहेगा डिफाइन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर आप उसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। टाइप्स में सबसे पहला आप डिफाइन करने वाले हो sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम सबसे पहले बताएंगे कि इट इन्वॉल्व्स 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग इन द formation of 2 equivalent sp hybrid orbital. This is known as the sp hybridization. The s% character is 50% and p% character also is 50% in the sp hybridized orbitals. और जो शेप होगी या ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी, जिसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एक एग्जांपल इसका लेकर के कंसीडर लेकर के बात करता हूँ, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए BeCl2 का। अब BeCl2 का जो एग्जांपल है वो मैंने क्यों लिया? क्योंकि बेरिलियम के पास s ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट शेल में 2s 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं। Cl2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो Cl मैं सिंगल एटम की बात करूँगा, तो Cl के पास जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 7 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं s में, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर मैं उसको लिखता हूँ तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखने के लिए हमें मिलेगा दैट इज़ s2 एंड p5, ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देने वाला है। कैसे देने वाला है? बेरिलियम यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 2s2, केवल आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ। Cl इसका मैं लिखने वाला हूँ 2s2 2p5, इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 ये 2। अब इसका वाला जो p है वो खाली पड़ा हुआ है, बेरिलियम का जो p है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन Cl के पास d वाला ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो जो इसकी इंटरमिक्सिंग होगी, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटरमिक्सिंग होगी, यानी कि इस वाले की, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल खाली हमें दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग बेरिलियम के इस फुलफिल वाले ऑर्बिटल के साथ की जाएगी। अब कैसे की जाएगी? क्लोरीन के टोटल हम 2 एटम लेकर के चलेंगे, क्योंकि बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन देते हैं, ये चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के एक एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दिला देगा, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन एटम आएगा और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल के साथ क्या कर लेगा? यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के साथ। तो ये जो Be है, बेरिलियम के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स
क्लोरीन के दो अलग अलग एटम्स के साथ क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का इंटरमिक्सिंग कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ, एक बेरिलियम था, एक क्लोरीन एटम था, क्लोराइड मतलब Cl का एटम हम कह रहे हैं। एक इसका जो है वो S है, ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेशन दे रहा है, इसका ऑर्बिटल क्या पार्टिसिपेशन दे रहा है, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन दे रहा है। टोटल कितने हुए, 2। तो बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। और कितने नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, sp प्लस sp, 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें दोनों की परसेंट कैरेक्टर कितनी होगी, 50-50% होगी। अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ तो शेप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। शेप को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा ये डायग्राम जो हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ये रहा हमारे पास कि बेरिलियम का एटम है, बेरिलियम को हमने रखा सेंटर पे, बेरिलियम जो है वो सीधा का सीधा हमने सेंटर पे रख दिया। क्लोरीन एटम ये आ गए मेरे पास, 2 क्लोरीन एटम्स, इसके साथ क्या करने वाले हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देने वाले हैं। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि बेरिलियम का ये रहा मेरे पास s ऑर्बिटल, बेरिलियम का s ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल। क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होगी, डम्बल शेप होगी। अब डम्बल शेप ये आ गई और दूसरी डम्बल शेप ये आ गई। मतलब कुल मिलाकर के करना क्या है आपको, इनकी शेप के अकॉर्डिंगली हम इनके हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। ये मेरे पास s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है, ये मेरे पास p ऑर्बिटल है, ये मेरे पास p ऑर्बिटल है क्लोरीन का। एक्सियल ओवरलैपिंग ये करने वाले हैं, ऑन द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग ये करने वाले हैं। होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये तो यूनी डायरेक्शनल हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हर जगह एक जैसी डेंसिटी के साथ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज़्यादा होगा और किसी कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट कम होगा। जो पी वाले होते हैं, पी वालों में इन लोब्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही एक p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के सामने आएगा और ये आपस में इंटरमिक्स होने की कोशिश करेंगे तो इंटरमिक्सिंग कुछ ऐसी होगी, p ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स करने वाला है, ऐसे ही अगले वाला भी p ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स करने वाला है। जैसे ही ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे तुरंत ही ये जो स्फेरिकल बॉल थी इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसको थोड़ा सा इस टाइप की शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पोलराइज कर देंगे। पोलराइज जब करते हैं तो स्फेरिकल शेप बदल करके थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है, स्फेरिकल नहीं रह पाती, स्फेरिकल नहीं रह पाती। और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा वो जो एस स्फेरिकल वाला पार्ट था पी वालों के साथ हाइब्रिडाइज्ड होते होते अपनी शेप को पूरा ऑल्टर कर लेगा, पूरा चेंज कर लेगा। तो ये जो बी था, क्लोरीन के एक एटम इसके साथ, क्लोरीन के एक एटम इसके साथ पार्टिसिपेशन दे करके मिक्सिंग होने के बाद हाइब्रिडाइज्ड होकर के क्या बना देता है, सिंगल बॉन्ड बना देता है। जिस जगह पर ये हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं यहाँ और यहाँ, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज़ नोन एज द सिंगल बॉन्ड। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग क्राइटेरिया बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से। तो बी और बी, ये जो बी है वो Cl और Cl के एटम के साथ कैसे जुड़ जाता है, लीनियरली जुड़ जाता है। तो ये क्या है, एक BeCl2 इज द एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। हमें एग्जामिनेशन में हर हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल लेकर के डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाता है sp2। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट आसान है, सभी सारे हाइब्रिडाइजेशन में यही चीज़ फॉलो करते हुए चले जाना है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो एक s ऑर्बिटल रहने वाला है और वो इंटरमिक्स करेगा 2 p ऑर्बिटल्स के साथ। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप होता है, उसी से पता चलता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होने वाले हैं। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक s ऑर्बिटल रहने वाला है और 2 p ऑर्बिटल्स रहने वाले हैं जिनके साथ ये हाइब्रिडाइज्ड होगा या मिक्सिंग करेगा। तो कुल मिलाकर के टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए वो हुए 1, 2 और एक 3। अब जब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 ही बनेंगे, दैट इज sp3, sp3 और sp3। तीनों की अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल रहेगी, सॉरी sp2 और sp2, तीनों का अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सेम रहेगा, तीनों की शेप भी सेम रहेगी, ज्योमेट्री भी सेम रहेगी। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन करते हुए एक s आया और 2 p आए, तो बनने वाला एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
टोटल नंबर थे 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के टोटल नंबर बनेंगे 3, sp2 sp2 sp2। दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले लेते हैं BCl3। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। इसके अंदर क्या होता है, बोरोन की मैं बात कर रहा हूँ और क्लोराइड एटम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बोरोन का जो होगा 2s वाला ऑर्बिटल वो पार्टिसिपेशन देने वाला है। अब 2s के साथ साथ इसके पास क्या होता है, p वाला वैकेंट खाली पड़ा होता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो p में केवल क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। p वाले केस में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा और s वाले में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या आता है 1s2 2s2 देन 2p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। तो p में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये रहा। s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये रहे। क्लोराइड एटम, क्लोराइड की मैं बात करता हूँ या क्लोरीन एटम की मैं बात करता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 देन 2p5। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो p ऑर्बिटल है 5 इलेक्ट्रॉन का, और ये वाला जो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल है b का बोरोन का, ये क्या करने वाले हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देने वाले हैं। क्लोरीन के टोटल रहने वाले हैं हमारे पास कितने एटम, 3, और बोरोन का कितना रहेगा, केवल 1। तो हम इसको ऐसे अरेंज करने वाले हैं कि मान लीजिए बोरोन जो है वो बिल्कुल सेंटर पे बैठा है बीचों बीच, ये अपना स्फेरिकल शेप लेकर के और डंबल शेप लेकर के बैठा होगा। तो मैं इसकी डंबल शेप बनाता हूँ। बोरोन ये आ गया मेरे पास अपनी डंबल शेप लेकर के। अब इस डंबल शेप के साथ साथ जो एस वाला है वो अपना यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल ये बना हुआ है। जो क्लोरीन एटम है वो 3 है टोटल, वो 3 क्लोरीन एटम डंबल शेप के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक क्लोरीन एटम मैंने ये लगाया, दूसरा क्लोरीन एटम मैंने ये लगाया, और तीसरा क्लोरीन एटम मैंने ये लगाया। जब ये इंटरमिक्स करेगा आपस में, ये तीनों के तीनों जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे बोरोन के साथ, तो ये Cl और ये Cl अगर मैं इनको मैच करता हूँ, मिक्स करता हूँ इसके साथ, तो कुछ हमें ऐसी शेप देखने के लिए मिलती है जो कि क्या बना रही है, एक ट्राइंगल बना रही है। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये 2D प्लेन पर बनी है। 2D प्लेन पर बनने का क्या मतलब हुआ कि 2D स्ट्रक्चर ये देखने के लिए मिल रही है, ट्राइगोनल दिखाई दे रही है शेप में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब होता क्या है कि ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो क्लोरीन है, इसके डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ बनता है बीचों बीच। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट बीचों बीच बनता है, जो कि इस क्लोरीन एटम के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है, उसको वहाँ से कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इसको लेकर के चलते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे डिफाइन हमें करना है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, तो ट्राइंगल के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल कितना होता है, यहाँ पे बोरोन के साथ अगर मैं देखूँ बॉन्ड एंगल बनाते हुए, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये, दिस इज नोन एज 120 डिग्री। ट्राइंगल में सेंटर पे बैठा होगा बोरोन और कॉर्नर्स पर बैठा होगा Cl एटम, और बोरोन और क्लोरीन ये दोनों एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल रहने वाला है दैट इज 120 डिग्री। तो BCl3 इन विच वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द वैकेंट 2p, भाई 2s का इलेक्ट्रॉन था वो जंप करा दिया जाएगा किसके अंदर, 2p के अंदर जंप करा दिया जाएगा। जैसे ही 1s का इलेक्ट्रॉन 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा तो वहाँ पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें खाली रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन के पास टोटल वैकेंट ऑर्बिटल हो गए 1 2 3, इसलिए ये 3 p ऑर्बिटल के साथ आपस में इंटरमिक्स कर पाया क्लोरीन के। एक p ऑर्बिटल यहाँ इंटरमिक्स करेगा, एक यहाँ करेगा और एक यहाँ करेगा। जैसे ये p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है sp, कुल मिलाकर के 2 हाइब्रिडाइजेशन, और वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा वो 120 डिग्री का होगा बिटवीन दी बॉन्ड्स ऑफ BCl3। ये इसका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि NCERT से लिया गया है। ये बीच में आपका बोरोन बैठा हुआ है, इस बोरोन के साथ एक क्लोराइड एटम ये रहा, एक क्लोराइड एटम ये रहा, एक क्लोराइड का एटम ये रहा, क्लोरीन एटम आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। जब ये इंटरमिक्स हो गए तो इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो। बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग कैसी बन रही है, बॉन्डिंग कुछ ऐसी बन रही है। ये जो शेप है उसको हमने ये अरेंज कर लिया, ये रहा हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, जिसमें कि बॉन्ड एंगल क्या बनता है 120 डिग्री। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो p ऑर्बिटल जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, जब हम बोरोन को देख रहे हैं तो बोरोन के s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके p में जा रहा है, तो p का py वाला और pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देगा, px वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं देगा क्योंकि वो वैकेंट रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और s जो होता है ना तो वो x के लिए काम करता, ना वो y के लिए काम करता, ना वो z के लिए काम करता, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है।
तो इसलिए वहाँ पर हम वेक्टर्स पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जब BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाता है, BCl3 के लिए टोटल हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कौन सी वाली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन देने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना हमेशा, P के केस में जो पहला ऑर्बिटल होता है वो Y है, दूसरा Z है, तीसरा X है। इस तरीके से इनका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हो जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जैसे कि इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s और ये ऑक्सीजन का 2p, जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। 2 ऑक्सीजन के होते हैं और एक इन दोनों हाइड्रोजन का होता है। टोटल हो गए 4, तो बनने वाले भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पड़ा होता है। अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो हो गया, एनर्जी का अमाउंट मुझे पता चल गया, एनर्जी मस्ट बी sp3, लेकिन टोटल ऑर्बिटल कितने रहे? एक s का 3 p के, तो टोटल नए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और वो जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, विद 2 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर्स एंड द अदर 2 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड बाय द बॉन्ड पेयर्स, एंड द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड टू 104.5 डिग्री एंड द मॉलिक्यूल दस गेव वी शेप और एंगुलर ज्योमेट्री। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको ज्योमेट्रिकली और स्ट्रक्चरली समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेकर के चलूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर पड़े होंगे, ये 2 लोन पेयर मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिए एज इट इज़। अब होगा क्या कि ये जब हम लीनियर स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं, नॉर्मली हम इसकी शेप बना रहे हैं, तो मैंने एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डेड ये दिखा दिया, एक हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डेड ये दिखा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे इन दी सिंगल बॉन्ड, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हुए ऊपर की तरफ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दी केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा है कि लोन पेयर रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपेल करते हैं, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल करते हैं। तो ये जो दोनों लोन पेयर्स हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, और तुरंत ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्जन आने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। अब जब बेंट हो जाएगी तो वहाँ पर क्या बॉन्ड एंगल हमें देखने के लिए मिलेगा और क्या उसकी ज्योमेट्री होगी, इसको देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे ये एक दूसरे को हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से सिचुएट करेंगे। दोनों लोन पेयर एक दूसरे को इतनी मैक्सिमम पोजीशन तक रिपेल करते हैं कि उनके बीच में रिपल्जन मैक्सिमम रहे और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्जन मिनिमम हो जाए। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पर बैठे हैं, जहाँ पे इनका रिपल्जन बिल्कुल मिनिमम हो गया और डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई। एक हाइड्रोजन ये कॉर्नर पर, एक हाइड्रोजन ये कॉर्नर पर। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रक्चर हो गई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्रिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन अगर मुझे इसकी शेप बतानी हो तो शेप केवल मैं बॉन्ड एंगल से बताऊंगा, केवल बॉन्डेड पेयर से बताते हैं। शेप को डिफाइन करने के लिए केवल हमें बॉन्ड्स देखने होते हैं कि बॉन्ड्स कैसे सिचुएट हैं या कैसे अरेंज्ड हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री देखनी होती है तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ही देखना होता है। तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड करूंगा, तो वो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे खाली शेप बतानी हो तो मैं केवल बॉन्डेड पेयर देखूंगा, जो कि हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर हैं, जो इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम वी शेप कहते हैं। उल्टी शेप है ये वी की, अदरवाइज इसको बैंड शेप के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की, तो ये आ जाता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आसान है, सारे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं। इस बार आपको बस ध्यान रखना है कि इस बार s के कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 1, और p के टोटल कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 3। तो अगर मैं बनाता हूँ s का एक ऑर्बिटल ये रहा, p के टोटल 3 ऑर्बिटल, 1 2 और ये 3, क्योंकि p की शेप होती है डम्बल, तो बनने वाले नए ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 2 3 4। ऊपर वाला जो हिस्सा छोटा मैंने बनाया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय s ऑर्बिटल, और नीचे वाला जो बड़ा हिस्सा है वो है p ऑर्बिटल का। सबकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है सबकी फिक्स है, दैट इज sp3, क्योंकि 3 p के आ रहे हैं, एक s का आ रहा है, तो सबका इक्विवेलेंट अमाउंट रहने वाला है एनर्जी का
sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल है CH4 मीथेन। मीथेन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसको देखते हैं कि कार्बन आपका ये बैठा हुआ है, टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे, तो वो जो 4 हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को टेट्राहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपाई करा लेते हैं एक दूसरे के बॉन्ड्स को। ये आ गया मेरे पास एक हाइड्रोजन, ये आ गया एक हाइड्रोजन, ये आ गया एक हाइड्रोजन और ये आ गया लास्ट हाइड्रोजन। अगर हम इसको कंबाइनली जोड़ें तो ये जो शेप है ये हमें देखने के लिए मिलेगी किसकी, टेट्राहेड्रल की। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। अब क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल फिक्स हो जाता है 109.28 डिग्री पे 28 मिनट पे, लेकिन ऑक्सीजन के पास इन दी केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लोन पेयर पाए जा रहे थे जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होकर के 104 तक पहुंच गया था। तो लोन पेयर का काम होता है बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कराने का। अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से रिड्यूस होकर के कम हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें ध्यान रखना है जो CH4 है बेसिकली उसमें मिक्सिंग जो होती है एक s ऑर्बिटल की होती है और 3 p ऑर्बिटल की होती है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3 का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाने की वजह से s% करेक्टर अगर मैं देखूँ तो ये बैठेगा 75%, 25%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s% करेक्टर हमारे पास आ गया 25%, क्योंकि टोटल 4 ऑर्बिटल हैं और p ऑर्बिटल्स का टोटल आ गया मिला करके 25% बाई ईच। 25% ईच का मतलब है 3 p ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 75 आ गया p% करेक्टर। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली s% करेक्टर और p% करेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए कि किसी ऑर्बिटल की फंक्शनिंग में कितना s% करेक्टर और p% करेक्टर ओवरलैपिंग कर रहा है या पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया मॉलिक्यूल में वो पाया जाता है 107 डिग्री का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और इन दी वाटर मॉलिक्यूल अभी हमने देखा s% डिपेंड करता है इस बात पर कि हाइब्रिडाइजेशन कितने पार्ट के लिए हो रहा है। जब sp हुआ तो s% करेक्टर था 50%, क्योंकि हमें टोटल परसेंटेज 100 रखनी होती है। जब sp2 था तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट हो गए, तो इस केस में 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 33.33%, तो s% करेक्टर आ गया 33.33। जब हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को तो वहाँ पर s एक है 3 p हैं, टोटल हो गए 4, तो s% करेक्ट हो गया 25%। s% करेक्टर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे घटता है। s% करेक्टर की जो वेरिएशन है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर। आपका हाइब्रिडाइजेशन जितना बल्कि होता जाएगा s% करेक्टर उतना कम होता चला जाएगा। तो s% करेक्टर को आप डिवाइड कर रहे हैं इस बेसिस पर कि टोटल किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो परसेंटेज होगी वो 100% होगी। उस 100% के जो पार्ट्स होंगे वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करेंगे कि कितने ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप 100% को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे sp3 में टोटल 4 पार्ट्स थे, एक s का 3 p के, तो टोटल 100 को 4 पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया। उनमें से एक पार्ट किसके हिस्से में आया, s% करेक्टर के हिस्से में आया, जिसकी वजह से s% करेक्टर हो गया 25%। और बाकी का जो 3/3 हिस्सा है, बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो सारा का सारा चला गया p के हिस्से में, जिसकी वजह से p% करेक्टर हो गया 75%। तो s% करेक्टर अकॉर्डिंग टू दी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता जाता है, ये कभी भी रिमेन सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। तो यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का था और वाटर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का था। रीज़न था यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस का होना। लोन पेयर जो थे वो एक दूसरे को इतना रिपेल कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जो अमोनिया है, अमोनिया में केवल एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम रिड्यूस हो पाता है। ये रही हमारे पास इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मीथेन के मॉलिक्यूल का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मीथेन किस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है। सेंटर पे बैठा है कार्बन और ये हमारे पास 4 बैठे हैं हाइड्रोजन। चारों के चारों जब ये कनेक्ट होते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में तो ये बनाते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के साथ ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन की गई है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि कार्बन जो है 6 नंबर पे है, हाइड्रोजन जो है 1 नंबर पे है। कार्बन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देने वाला है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देने वाला है। तो हाइड्रोजन का तो यूनिमोलिकुलर रहने वाला है, यूनिमोलिकुलर सेम रहेगा वो अपनी जगह पर एज इट इज। लेकिन जो कार्बन का p ऑर्बिटल है वो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं और जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन देते हैं तो p के तीनों ही ऑर्बिटल इस बार पार्टिसिपेशन दे जाएंगे, p y
PZ और PX तीनों के तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन देते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 कहलाता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट का लेकर के। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करके आए हैं। इनके बीच में रीज़न वही काम करता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होता है, अमोनिया भी टेट्राहेड्रल मैनर में ही जुड़ा होता है। दोनों की जो ज्योमेट्री होती है सेम होती है, लेकिन जो शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर पड़ा होगा और ये 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होगा। जब मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन में जहाँ पर बॉन्ड बनता है, जहाँ पे बॉन्डेड पेयर होता है, उस जगह पर वाटर मॉलिक्यूल में क्या पाया जाता है, एक लोन पेयर पाया जाता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस होगा और अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल थोड़ा कम रिड्यूस होगा। केवल बॉन्ड एंगल में चेंज आने का डिफरेंस यही है, चेंज आने का जो कॉन्सेप्ट यही है कि नाइट्रोजन के पास केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्जन मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्जन एज कम्पेयर टू दी वाटर मॉलिक्यूल कम होता है और इसका बॉन्ड एंगल कम रिड्यूस हो पाएगा और वो 107 डिग्री पर पहुँचेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर के 104.5 डिग्री के अराउंड में पहुँचेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो बातें हैं इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल और इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल जो हमें याद रखना है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टेट्राहेड्रल मैनर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ये अमोनिया मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर पे नाइट्रोजन बैठा हुआ है और 3 हाइड्रोजन नीचे बैठे हैं, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लोन पेयर जो होगा वो मैक्सिमम रिपल्जन दिखाएगा तीनों ही बॉन्ड पेयर के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है एक ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं, वो दोनों के दोनों लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्जन दिखाते हैं बिटवीन देम एंड विद दी बॉन्ड पेयर। कुछ अदर एग्जांपल्स हमारे पास हैं sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, जैसे कि C2H6 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, C2H6 जो मॉलिक्यूल है 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इथेन जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp3 होता है। रीज़न, कार्बन का p ऑर्बिटल रहेगा कितने, 1 2 3 और s का केवल एक ही ऑर्बिटल रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं। मतलब आप ऐसे समझ के चलिए जो कार्बन है उसका p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन देने वाला है, किसके साथ, हाइड्रोजन के s के, हाइड्रोजन के s के, हाइड्रोजन के s के, 3 हाइड्रोजन ही कनेक्ट हो गए। तो इसका बेसिकली 3, ये मेरे पास s का एक ऑर्बिटल रहेगा और p के टोटल 3 ऑर्बिटल रहेंगे जो पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन कितना पाया जाता है, इसके अंदर भी sp3 पाया जाता है। अदरवाइज आप एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्टेरिक नंबर, उसको हम SN से लिखते हैं और स्टेरिक नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। आपको क्या ध्यान रखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अब जैसे मैंने C2H6 की बात करी तो C2H6 को पहले मैं प्लेस कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ये 6 हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहा है ऐसे। अब आप ये देखिए कि कितने बॉन्डेड पेयर इसके पास हैं, कितने बॉन्ड्स इसने बनाए हैं। टोटल बॉन्ड बनाए हैं इसने 3 हाइड्रोजन 6 और एक 7 बॉन्ड बनाए हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ केवल एक कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं, दोनों कार्बन के लिए मत चेक करो, चलो एक कार्बन के लिए चेक करो, तो 1 2 3 और ये चौथा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए इसने, यानी कि 4 बॉन्डेड पेयर बनाए। प्लस लोन पेयर कितने हैं, क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा, तो कार्बन का लोन पेयर हो गया 0। जब स्टेरिक नंबर आ गया 4, तो स्टेरिक नंबर की एक सीरीज़ होती है जो आप लोगों को याद रखनी होगी। स्टेरिक नंबर की सीरीज़ के लिए हम नंबर याद रखते हैं 2 3 4 5 6 7। जब 2 नंबर आएगा स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, जब 3 नंबर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, जब 4 नंबर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, जब 5 आएगा तो s, p के 3 पूरे हो चुके, अब आ जाएगा d, फिर से वही s, p के 3 पूरे हो चुके d2, फिर से वही s, p के 3 पूरे हो चुके देन d3। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, दिस इज द शॉर्ट मेथड टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे मैंने बात करी C2H6 को लेकर के, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन मालूम लगाना है, तो मैं केवल इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा और स्ट्रक्चर बना करके इस कार्बन पे ये पता लगाऊंगा कि कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर इसके पास हैं, यानी कि कितना इसका स्टेरिक नंबर आ रहा है। तो हर कार्बन एटम के लिए या हर मॉलिक्यूल के लिए हम सेपरेटली ऐसे स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो कार्बन है बेसिकली देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया और ये चौथा बॉन्ड बनाया। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4।
लेकिन कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ जो खाली रह गया हो। जब इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहा तो इसका मतलब है लोन पेयर की वैल्यू है 0। जब लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो टोटल स्टेरिक नंबर आया 4, और स्टेरिक नंबर जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कहलाता है sp3। एक और बेसिक एग्जांपल अगर मैं चलो H2O वाले मॉलिक्यूल के लिए ही लेकर के चलूँ, जो H2O का मॉलिक्यूल अभी हमने देखा था उसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड पेयर थे, क्योंकि वो ऐसे अरेंज थे HOH, तो 2 तो बॉन्डेड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर टोटल कितने हो गए 2, लोन पेयर टोटल कितने हो गए 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये खाली पड़ा, एक लोन पेयर ये खाली पड़ा। जब ये 4 टोटल यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर मैं देखूँ अब 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर टोटल कितना गया स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी कितना है अभी sp3। और ये चीज़ अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। मान लो सपोज मैं बात करता हूँ PCl5 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन मुझे चेक करना है, तो फॉस्फोरस के हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे वही देखना होगा कि इसके पास स्टेरिक नंबर कितना है। तो फॉस्फोरस ने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 5 क्लोरीन एटम के साथ ये सीधा सीधा कनेक्ट हो जाना है। 5 क्लोरीन एटम इसके साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो गए, तो इसके पास लोन पेयर तो एक भी नहीं बचा, लोन पेयर हो गए 0। लेकिन बॉन्डेड पेयर टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं। जब बॉन्डेड पेयर 5 हैं और लोन पेयर 4 हैं 0 हैं, तो स्टेरिक नंबर टोटल हो गया 0 + 5 विच इज इक्वल्स टू 5। और जब 5 होता है स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा S का एक ऑर्बिटल हमेशा, P के 3 ऑर्बिटल हमेशा। अब बचे कितने हैं D का एक ऑर्बिटल, टोटल हो गए 5। देखो S का 1, P के 3, D का 1 हाइब्रिडाइजेशन पाया गया फॉस्फोरस का sp3d। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन दी शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट इसी सीरीज में अगर हम आगे चलें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल ये हमारे सामने है C2H4। देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, कनेक्ट कर देते हैं आपस में इनको, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन इस पे 2 हाइड्रोजन इस पे, बीच में लगेगा डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड लगता है तो उसमें से पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। यानी नीचे वाला हो गया सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला हो गया पाई बॉन्ड। पहले बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनता है हमेशा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है एज कम्पेयर टू दी सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर होंगे किसके कंपैरिजन में, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर जनरेट होते हैं, पी ऑर्बिटल से जनरेट होते हैं, जबकि ये एस ऑर्बिटल से भी जनरेट होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दी पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया गया है और पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि वाई पाई बॉन्ड्स आर वीकर एज कम्पेयर टू दी सिग्मा, या फिर वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दी पाई। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो मैं इस कार्बन को चेक करूंगा। देखो पहले कार्बन को मैंने चेक किया, इसके लिए लोन पेयर बताओ मेरे को कितने हैं। क्या लोन पेयर कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। लेकिन जो इसके बॉन्डेड पेयर है वो चेक करो, तो एक बॉन्ड इसने सिग्मा यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, और एक सिग्मा बॉन्ड इसने बीच में बनाया। यानी कि वो जो बॉन्ड पेयर है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। बॉन्डेड पेयर को हम सिग्मा बॉन्ड भी लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड चेक करना है आपको, तो सिंगल बॉन्ड कितने बनाए इसने, 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें पहले सिंगल बॉन्ड बना होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड आया होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और एक लोन पेयर इसके पास खाली है। जब लोन पेयर है ही नहीं तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका, 3 हो गया। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो इसका मतलब है एक एस ऑर्बिटल आता है और 2 पी ऑर्बिटल आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, sp2। सिमिलरली अगर मैं दूसरे कार्बन के लिए चेक करूँ, फिर से वही एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड रहने वाले हैं, लोन पेयर 0 रहने वाला है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी कितना आएगा, sp2 आएगा। अगर मैं बात करूँ sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, अच्छा देखो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से इसका ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द, यहाँ पे 2 कार्बन बैठे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से अपने आप को सिचुएट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना हुआ है और ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। यानी कि पहले सिंगल बॉन्ड बनता है सिग्मा और दूसरा बनता है हमारे पास पाई। अगर मैं बात करूँ sp हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, तो ये मॉलिक्यूल आता है C2H2। अब C2H2 का क्या पंगा है, C2H2 कैसे काम करेगा, तो ये मैंने 2 कार्बन लगाए, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, 3 बॉन्ड आएंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा हमेशा एक ही होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है, उसके बाद अगर डबल बन रहा है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो अब अगर मैं स्टेरिक नंबर चेक करता हूँ पहले कार्बन के लिए, तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, एक, और दूसरा ये बन रहा है बीच में सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो हो गए सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर हो गया इसका 0। जब स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp आएगा, एक s ऑर्बिटल का और एक p
sp ऑर्बिटल का। सिमिलरली सेकंड कार्बन के लिए भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास फंडे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के। अदरवाइज मैं एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर ले लूँ, जैसे सपोज कि मैंने ले लिया XeF4, ये एक मॉलिक्यूल मेरे पास है। XeF4 मतलब जीनोन, और जीनोन कैसी है, इनर्ट गैस है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने ये जीनोन के साथ 4 फ्लोरीन अटैच कराने हैं, तो मैं पहले 4 फ्लोरीन रख देता हूँ इधर उधर, 2 3 4। अब जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर, एक लोन पेयर रिप्रेजेंट मैंने कर दिया नीचे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट हो गए। तो अब इसका स्टेरिक नंबर बताएं कितना आ गया, 4 सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड 4 है, प्लस लोन पेयर कितने दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है, टोटल स्टेरिक नंबर हो गया 6। तो जो जीनोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, एक एस में होता है, 3 पी के ऑर्बिटल होते हैं, 3 और 1 4 हो गए, और 2 डी के आ जाएंगे, टोटल 6 हाइब्रिडाइजेशन इसका ये पाया जा रहा है स्टेरिक नंबर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। बिना मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तैयार करे, केवल हम उसकी शेप से या उसकी स्ट्रक्चर से ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर आसानी से हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अब हमारे पास आ जाती है कि कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर के या उनके ऑर्बिटल्स को लेकर के जिसमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग हो, उनके हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के उनके मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d टाइप का पाया जाएगा, तो अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन दे रहा है मॉलिक्यूल में, इनर डी ऑर्बिटल का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके पास 3d भी है और उसके पास 4d भी है, तो कई कंडीशन में 3d बॉन्डिंग 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन दे देगा और कई कंडीशन में 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देगा। अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन दिया तो पहले d आएगा, फिर s आएगा, फिर p आएगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस टाइप का होगा dsp2। और अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन दिया तो वो हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस टाइप से आएगा sp_d के हिसाब से, यानी यहाँ पे होगा आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। जब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है, वो होती है स्क्वायर प्लेनर, और जब आउटर वाला देता है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर पिरामिडल। ये 2 ज्योमेट्रीज आप लोगों को याद रखनी है कि अगर अंदर वाला डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देता है तो जो ज्योमेट्री आएगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, और अगर बाहर वाला पार्टिसिपेशन देगा तो या तो स्क्वायर पिरामिडल पाई जाएगी या फिर ऑक्टाहेड्रल होगी। इन दोनों केसेस में कई बार बाहर वाला D2 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल दिखाता है, कई बार अंदर वाला D2 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल दिखाता है। तो ये कंसेप्शन भी बने हुए होते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं, कौन से स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, कौन से ऑक्टाहेड्रल होते हैं, यानी कौन से वाले हमें इनर डी ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग करवा के हाइब्रिडाइजेशन देंगे और कौन से वाले आउटर डी ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बना करके देंगे। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अब फॉर्मेशन ऑफ PCl5 में आपको करना क्या है, आपके पास एक फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन एटम है, तो आपको पहले फॉस्फोरस को ग्राउंड स्टेट पर रखना है। आप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम इनकी शेप बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे। तो मेरे पास फॉस्फोरस है ग्राउंड स्टेट पर, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p3 है, और 3p3 के बाद 3d इसका वैकेंट है, 3d इसका खाली है। अब जब 3d इसका खाली है तो मैं क्या करूँगा, पहले फॉस्फोरस को एक्साइटेड स्टेट में भेजूंगा। फॉस्फोरस को मैंने एक्साइटेड स्टेट में भेजा तो इसके s में से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके d में पहुंच गए, एक इलेक्ट्रॉन d में पहुंच गया जंप करके। अब इसके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, देखो एक यहाँ पर, 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 टोटल कितने पाए जा रहे हैं इसके पास 5। टोटल कितने खाली ऑर्बिटल हैं इसके पास 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है, 5 के साथ ये ओवरलैपिंग कर सकता है और 5 डबल बॉन्ड बना सकता है। तो अब होगा क्या कि इसके पास हमें किसी भी एटम की वैकेंसी का पता उसी हिसाब से चल पाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता उसी हिसाब से चल पाता है जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। तो फॉस्फोरस को हमने ऑक्सीडाइज किया, मतलब ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, एनर्जेटिक किया, हमने एक्साइट किया। जब वो एक्साइट होगा तो वो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से जंप करा देगा और डी ऑर्बिटल में अगर उसके पास वैकेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। जैसे ही वो जंप करता है तो फॉस्फोरस के पाँच सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 5
अलग अलग एटम्स के साथ या सिमिलर एटम्स के साथ आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। तो 5 क्लोरीन के एटम आए। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 2s2 2p5 होता है, 2s2 2p5, तो वो जो p ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्सिंग करेगा। क्लोरीन का एक एटम यहाँ पर, क्लोरीन का एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 5 क्लोरीन के एटम अलग अलग ऑर्बिटल्स में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है S का, ये P का, ये D का। तो एक S आ रहा है, 3 P आ रहे हैं sp3 और एक D आ रहा है, तो sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन sp मतलब PCl5 मॉलिक्यूल। अब इसको अरेंज कैसे करना है, ज्योमेट्री कैसे बनानी है, तो क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 है और 5 क्लोरीन एटम है, तो सबसे पहले ये होगा कि फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम प्लेन में एक ट्राइंगल बनाएंगे। प्लेन में इन्होंने बनाया एक ट्राइंगल मैक्सिमम डिस्टेंस को फॉलो करते हुए। बचे हुए 2 क्लोरीन एटम एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। ये आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स याद रखनी होंगी कि जब हमारे पास 5 एटम होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले 3 एटम्स को हम ट्रायगोनल स्ट्रक्चर पर अरेंज करेंगे जो कि P वाले हैं। जब वो ट्रायगोनल स्ट्रक्चर पर अरेंज हो जाएंगे तो 2 ऊपर पहुंचेंगे, एक वर्टिकल ऊपर पोजीशन में, एक वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन में। अब ऊपर वाले को आप मिलाइए सारे क्लोरीन एटम्स के साथ, ऊपर वाले को हमने मिला दिया, पहला पिरामिड बन गया। नीचे वाले को आप मिलाइए सारे क्लोरीन एटम्स के साथ, ये बन गया नीचे का पिरामिड। तो ये 2 पिरामिड नीचे और ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो इसलिए क्योंकि प्लेन में ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है, और 2 पिरामिड हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। सेम अगर एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे SF6 से रिलेटेड। SF6 मैंने ले लिया है, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने करना यही है कि आप सल्फर को एक्साइट ग्राउंड स्टेट पर देखेंगे। पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होता है। आप इसको एक्साइट करने वाले हैं, तो एक्साइट करेंगे तो यहाँ से एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जंप कर जाएगा D के पहले ऑर्बिटल में, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जंप कर जाएगा D के दूसरे ऑर्बिटल में। टोटल इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल पाए गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके पास हो गए 6 वैकेंसी, यानी कि 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। वो 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो सकते हैं इन दी हाइब्रिडाइजेशन विद 6 हेलोजन एटम्स, कोई भी हो सकते हैं, F हो सकते हैं, Cl हो सकते हैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं, 6 फ्लोरीन एटम लेकर के आए और 6 फ्लोरीन एटम यहाँ हाइब्रिडाइज करवाए। एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें, एक इसमें। इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा एक S का, 3 P के और 2 D के। तो sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 मॉलिक्यूल। अब इसको अब बस आपको करना क्या है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 हमें बॉन्डिंग मतलब बॉन्डेड कर देने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कुछ ऐसा मिलता है sp3d2 टाइप का। ये sp3d2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के आने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि अब हमें करना क्या है कि इसकी ज्योमेट्री चेक करनी है कि किस तरीके से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स या इसके एटम्स हाइब्रिडाइजेशन के अंडर को अपने आप को अरेंज करते हैं विद सल्फर। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सल्फर को सबसे पहले हम सेंट्रल एटम है क्योंकि सल्फर को हम बीच में बैठाने वाले हैं। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन देने के लिए हमने एक सल्फर को 4 फ्लोरीन के साथ प्लेन पर बिठाया। ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, इस 4 फ्लोरीन ये 2D प्लेन पर इस तरीके से एक स्क्वायर शेप बनाते हुए अरेंज हो गए। 4 फ्लोरीन स्क्वायर शेप बना रहे हैं और बचे हुए 2 फ्लोरीन अपर डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे और ऊपर की तरफ अटैच हो गए। अब ऊपर वाला फ्लोरीन सारे फ्लोरीन के साथ कनेक्ट कर दो, एक पिरामिड ऊपर बन गया। नीचे वाला फ्लोरीन सारे फ्लोरीन के साथ कनेक्ट कर दो तो नीचे एक पिरामिड बन गया। अब जो इसकी ज्योमेट्री होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर तो इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, इसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसने स्क्वायर शेप के साथ साथ प्लेन के साथ साथ जो 3D पोजीशन है, 3D पोजीशन पे 2 पिरामिड की फॉर्मेशन की है और हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व किया है sp3d2। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम उसकी ज्योमेट्री को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये स्टेरिक नंबर का यूज़ करते हुए हम आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि SF6 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर कितना आने वाला है, तो आप इसको स्टेरिक नंबर से भी पता लगा सकते हैं। सल्फर रखिए, 6 फ्लोरीन आपको कनेक्ट करने हैं, तो 6 फ्लोरीन मैंने ये सिंगल ऐसे ही कनेक्ट कर दिए। रफली स्ट्रक्चर बनानी होती है बस हमेशा, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, सारे बॉन्डेड पेयर रहे। बॉन्डेड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने रहे 6, लोन पेयर कितना रहा 0। जब स्टेरिक नंबर हमारे पास आया 6, तो हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बना सकते हैं। पहला ऑर्बिटल एस का रहेगा, 3 ऑर्बिटल पी के रहेंगे, टोटल ऑर्बिटल हो गए 4, 4 के साथ साथ 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे डी के, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो बेसिकली ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमओटी कॉन्सेप्ट को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, और उससे बनने वाले एनर्जी डायग्राम्स को लेकर के, क्योंकि एमओटी थ्योरी में कुछ एटम्स के एनर्जी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कंसीडर करते हैं, और एग्जामिनेशन में वो हर बार रिपीटिंग मैनर में पूछे भी जाते हैं। तो सारा काम बस हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होगा। आगे भी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।